जय हिंद बच्चों। गैबीनाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस अभ्यास पत्र में इस प्रकार लिखा रहेगा, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, हाई स्कूल परीक्षा 2026 गणित। एक चलता है बेसिक, एक चलता है स्टैंडर्ड। तो ये गणित का बेसिक पेपर है। इसमें टोटल पेज रहेंगी 11 और समय 3 घंटा। प्रश्नों की संख्या 23 और जो आपका ये पूर्णांक होगा वो 75 नंबर का रहेगा। सबसे पहले इसमें निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। फिर तीसरा, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चौथा, जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये निर्देश दिए हैं। अब आइए इसके प्रश्न पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। कैसे होती है, जैसे मान लेते हैं कि 2 कैसी संख्या है, परिमेय, और √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और इनको जोड़ दो या घटा दो या गुणा कर दो या भाग, तो जो भी संख्या बनेगी वो सदैव क्या बनेगी, वह अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो क्या कहलाएगा वो, द्विघात बहुपद। जैसे मैं लिख दिया कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें चर क्या है, x, और x में उच्चतम घात कौन सी है, ये 2। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। इसमें तो एक है, इस वाले में क्या है, एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें 3 घात है, तो ये त्रिघाती है, ये एक घाती है, ये भी एक घाती है, ये क्या है, 2 घाती। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा, तो ए नंबर, x² प्लस 7x प्लस 10। तीसरा क्वेश्चन करा है कि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, तो इसको हल करते हैं। देखिए मान क्या दिया है, पी के निशांक, पी के निशांक दिया है x, y, x, y, और मूल बिंदु के निशांक क्या होते हैं, 0, 0, 0, 0 होते हैं। तो सूत्र क्या होता है, यदि मैं इसको x1 मान लूँ, इसको x2, इसको y1 मान लूँ, इसको x2, इसको y2, तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में क्या होता है, 0 माइनस x का स्क्वायर, 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर। तो 0 में x घटाओ तो x ही आएगा, माइनस का x स्क्वायर, और प्लस 0 में y घटाओगे तो माइनस का y स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, इसको आगे हल कर देते हैं। तो माइनस एक्स का मतलब स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई, 2 बार करेंगे स्क्वायर में तो प्लस हो जाएगा वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कि एपी, श्रेणी एपी में है 4, 10, 16, 22 में सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर मतलब क्या होता है कि जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में हो तो उनके बीच का अंतर सभी जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे जैसे मैंने कहा, इसमें क्या है, पहला पद ये क्या है, पहला है, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा। तो मैं दूसरे वाले से पहले वाले घटाऊँ, यानी 10 में से 4 को मैं घटाऊँ, कितना आएगा? 6। अच्छा, दूसरे वाले फिर तीसरे में से दूसरे घटाओ, यानी 16 में से 10 घटाओ, 16 में से 10 घटाया, कितना आएगा? 6। और भी चेक कर लो, 22 में से 16 घटाओ, 22 में से 16 घटाओ, कितना आएगा? 6। इसका मतलब सभी जगह आंसर उसका क्या है? 6 है। अंतर क्या है? 6 है। इसलिए इस श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो समान है सभी जगह। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ये सार्वंतर हो जाएगा इसका 6। पांचवा क्वेश्चन, क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² + 6x में -9 में शून्यों का योगफल क्या होगा? शून्यों का योगफल क्या होता है? शून्यों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या होता है? x का गुणांक, और a क्या होता है? x² का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 6। माइनस तो फार्मूले में होता है, तो -6 बटे ए क्या होता है? x² का गुणांक, और x² का गुणांक कितना दिया है? 3। तो बटे 3 कर दो, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, किसका? -2 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? जब रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब a1/a2 जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए। इस प्रकार 1 से 6 तक के ये सही विकल्प हल हो गए। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे में क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न कर रहा है, तो हल करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, ऐसा कब होता है? दो त्रिभुज जब जो दो त्रिभुज के आकार समान हो, यानी देखने में उसके आकार क्या रहे? समान। जैसे ये त्रिभुज है, ए है, इसका नाम ABC दे दे, और दूसरा त्रिभुज बना ले PQR। ये क्या है? PQR। दो त्रिभुज हैं, देखने में उसके आकार समान हो परंतु इसके नाप जो है बराबर न हो, ऐसा कब होता है? तब कब होगा? जब ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप, समरूप त्रिभुज, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप। तो दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, समरूप कहलाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रेक्षक प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन है x², तीसरा नंबर है x² -2 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है पूछ रहा है? तो जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, तो द्विघात बहुपद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 2। अगला क्वेश्चन, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का क्या कहलाता है? तो देखिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? वृत्त है, ये वृत्त है, और ये उसकी 2 त्रिज्या हैं, यानी वृत्त के केंद्र से पै तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो 2 त्रिज्या हैं, तो ये 2 त्रिज्या हैं, और ये क्या है? संगत चाप, उसी से जुड़ा हुआ चाप, ये चाप है। इससे घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो त्रिज्या और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्य। तो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। इस क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा त्रिज्यखंड।
त्रिज्यखंड। अगला क्वेश्चन, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊपर की ओर। ऊपर देखेंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर होता है, कहाँ होता है? ऊपर, ऊपर होता है। तो इस प्रकार यह खाली स्थान 1 से 6 तक पूरे हो गए। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के लिए सत असत लिखिए। पहला क्वेश्चन, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं क्या? सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, हाँ सत्य होता है। क्यों? सर्वांगसम किस कक्षा में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में सर्वांगसम पढ़े और 10th में क्या पढ़े हैं? समरूप। तो 9वीं वाला कक्षा 10वीं में जा सकता है। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, बिल्कुल सत्य है। तो पहला का हो जाएगा सत्य। दूसरा देखिए, बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी शून्य होती क्या? तो आइए इसको समझते हैं। तो बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी शून्य नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी हमेशा वाई कहलाती है। क्या कहलाती है? वाई। तो ये यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी शून्य है, वहाँ पे वाई शून्य होना चाहिए। तो यह गलत है, असत्य है। तीसरा नंबर, किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते क्या? नहीं होते। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कब बनते हैं? त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को। और जो वृत्तखंड होता है वह जीवा और चाप के भाग को बनता है। तो क्या दोनों समान होते क्या? नहीं होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है? समांतर नहीं होती, वो क्या होती है? मतलब लंब होती है। मान लो क्या वृत्त है और वृत्त का कोई एक बिंदु यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और यहाँ से कोई रेखा गई और त्रिज्या यहाँ पे वृत्त के केंद्र से पई तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या पर क्या होती है? हमेशा लंब होती है, समांतर नहीं होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? असत्य है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य है। तो यहाँ लिख दूं मैं, असत्य है ये। पांचवा, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं क्या? आइए इसको समझते हैं। ये वृत्त है और वृत्त के व्यास के सिरों पर, और व्यास कब होगा? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास के सिरे मान लेते ये ए है, ये क्या है? बी है। ये ए है, ये क्या है? बी है। और इस पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गई और ये हो गई। तो क्या समांतर होती है? बिल्कुल सत्य है, हाँ समांतर होती है। तो पांचवा हो जाएगा सत्य है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है छठवां कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक अनुभाविक संबंध होता है क्या? क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्या दिया है? 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 गुणे माध्य। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही फार्मूला होता है। ये सत्य है। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 का सत्य असत्य भी कर लिए। पहला प्रश्न है, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है। तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? जो घटित हुई ही नहीं है। जो कभी घटित हुई नहीं है उसकी प्रायिकता होती है 0। घटित होने की प्रायिकता होती है 1 और घटित ना होने की प्रायिकता होती है 0। तो पहले का हो जाएगा 0। फिर लिखा है दूसरा क्वेश्चन है, tan 60 का मान क्या होगा? तो tan 60 का मान होता है √3। तीसरा, sec 60 का मान क्या होगा? 2। और चौथा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है? 1। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी बन गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आते हैं। एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r व p अंश कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणे
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर पहले का। दूसरा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ एक का मान शून्य के बराबर न हो के लिए द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको बोलते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तीसरा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम। तो एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो इसके संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? हेड और टेल, दो ही होंगे। चौथा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 0, 0। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है? कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हो, क्या कहलाती हो? छेदक रेखा कहलाती है। तो छेदक रेखा की परिभाषा हो गई। या दूसरी भाषा में बता सकते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखिए। तो समरूप आकृतियों का उदाहरण लिख दिया, जैसे समरूप आकृतियां हों, जैसे एक छोटा सा त्रिभुज दे दिया और एक बड़ा सा त्रिभुज दे दिया। ये लिख दिया ABC, ये क्या हो गया? PQR। तो ये समरूप आकृतियां हैं। जैसे मैंने कह दिया, एक 5 का सिक्का, एक 10 का सिक्का, एक 5 का सिक्का, एक 10 का सिक्का, तो ये समरूप आकृतियां हो गई। क्योंकि देखने में समान लगे, जरूरी नहीं है कि वो नापने में भी क्या रहें? समान रहें। समरूप आकृतियां कहलाती हैं।